तो जेन्युइन रीजन से अब कभी अगर आप क्लास नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग देख लिया, अदरवाइज तो आपकी जो क्लास आप कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है ना। इसी में आप नोट्स बनाओ, एवरीथिंग करके चलो। डोंट रिलाई ऑन और ट्रस्ट ऑन एनी रिकॉर्डिंग, है ना। हाँ, कभी आप क्लास नहीं कर पाए तो उसके लिए वो रिकॉर्डिंग होती है ना। तो लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद द डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई विल कंटिन्यू द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, होप कि आप लोगों ने मॉड्यूल से भी थोड़ा बहुत देखा होगा। सर मॉड्यूल में ये वाला चैप्टर नहीं है। मॉड्यूल में ये चैप्टर आगे है ये चैप्टर आगे है थोड़ा सा, वेक्टर एंड कैलकुलस के बाद है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा यार मॉड्यूल, है ना। मेरे पास ये मॉड्यूल है इंजीनियरिंग की, है ना। तो इट हैज़ गॉट दिस चैप्टर, है ना। ये वाला चैप्टर है मॉड्यूल में आपके। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर ये नहीं है, फर्स्ट चैप्टर वेक्टर है, देन कैलकुलस एंड फॉर फिजिक्स है, देन यूनिट डायमेंशन एरर्स एंड मेजरमेंट है ना। यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट है पेज नंबर 48 पे, है ना। तो वो आप देखते चलना, है ना, उसको आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है उसमें, है ना। तो मॉड्यूल से भी उसको आपको क्या करना है, बेसिकली आपका कंप्लीट करना है। तो पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है ना। तो उसको आप कवर करते हुए चलना है। बाकी तो ऐसे क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उससे सब कुछ आपको आ ही जाएगा। दिस लेक्चर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेकिन मॉड्यूल का सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। तो वी आर स्टडिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, कि डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। एनालिसिस, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब वही है कि किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के पावर के टर्म्स में शो करना। कि बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको फंडामेंटल के पावर में जब हम शो करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो एज फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी related to mechanics, related to mechanics, है ना। कि मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है, स्पेशली मैकेनिक्स आपका 11th क्लास का सिलेबस है ना। 11th सिलेबस में जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डायमेंशनल फॉर्मूले सीखे थे, है ना। कि डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड विद द मैकेनिक्स। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, जैसे फोर्स का क्या होता है। तो फोर्स का आपने बोला था कि ये होता है MLT-2, है ना। ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि वर्क का क्या होता है। तो वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ML² इंटू T-2, है ना। आपने पढ़ा था कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का था बेसिकली आपका M-1 L³ T-2। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होगा, है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या था आपका ML-1 इंटू T-1। तो आपने सर डायमेंशनल सर ये फॉर्मूले पढ़े थे ब्रैकेट ना। लगाना जरूरी है? क्या बेटा? सर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है? हाँ, जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, मतलब ये एक उसका रूल है। इस तरह से ब्रैकेट ओके। ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये मस्ट है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हम लिखेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आप अगर प्रेशर लिखना चाहो, है ना, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका ML-1 इंटू T-2। और जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यही स्ट्रेस का होता है, और यही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो जस्ट हम ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, है ना। तो अगर किसी ने क्लास लास्ट अटेंड नहीं भी की है तो यू मस्ट आस्क फॉर रिकॉर्डिंग्स। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग 8800898127 पे, है ना। इस पे आप मुझे मैसेज कर दोगे तो लास्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास थी आपकी उसका मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा,
है ना। तो रिकॉर्डिंग आप एक बार देख लोगे, सब कुछ आपको आ जाएगा इसके पहले का। इसके आगे आज हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी related to electromagnetism, related to electromagnetism, है ना। तो अब तक तो हम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, फोर्स, प्रेशर, एवरीथिंग। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे। नेमली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके 12th क्लास में होता है, लेकिन डायमेंशन सबका हम अभी ये पढ़ते हैं। भले ही सिलेबस 12th का है, 12th में अभी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा उसका हम आइडिया लेते हैं कि 12th में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो वन बाय वन अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला हम क्वांटिटी लिखते हैं चार्ज, है ना। तो जो चार्ज क्यू होता है ये करंट इनटू टाइम होता है। करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो नॉर्मली चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला एटी होता है। आई स्टैंड फॉर एम्पियर, टी का टाइम आ जाएगा, तो ये एटी हो गया। तो पहला डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो कि चार्ज का है ना। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आपका एटी आ जाएगा, है ना। चार्ज के बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिफाइन। हाँ बताओ सर ए क्या है? ए क्या है? बेटा, आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था? नहीं सर। लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया तो फिर कैसे समझ में आएगा? हाँ, क्यों नहीं किया था लास्ट क्लास अटेंड? सर नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, ये तो फिर बिल्कुल, फिर तो आप पूरा लेक्चर ही पूछते रहोगे यार, है ना। ये सब चीजें मैंने बताई थी कि भाई 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। एक बार मैं जस्ट रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, है ना। लेकिन क्लास आप अटेंड करो, ऐसे नहीं करो। क्लास जब भी, है ना, फिजिक्स इज द कनेक्टेड टॉपिक, है ना। ठीक है। सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब आज आपने कर लिया अगले दिन कुछ नई चीज आ जाएगी। लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं। तो बीच में एक क्लास भी अगर आपने मिस की तो मान के चलो कि आप 1-2 महीना पीछे हो जाओगे, है ना, अगर उसने अपने टाइम पे उसकी रिकॉर्डिंग या कवर अप नहीं किया तो, है ना। एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं, है ना। तो शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो बाकी भी जो नए स्टूडेंट हैं उसको देख लेंगे, है ना। तो मैं जस्ट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, डायमेंशनलनेस को, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि फिजिक्स में जब भी हम बात करते हैं ना, तो फिजिक्स में वी टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली आपके फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर्ड। सर आप 1 मिनट पिछले वाले पेज पे जा सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड। बेटा मैं बाद में आ जाऊंगा, उसको अभी आप छोड़ दो, ओके सर। मैं फिर से मैं उस पेज पे आऊंगा। पर जस्ट इसको बता दूं एक पेज में मैं, है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, दिस इज द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। जस्ट आई विल नॉट टेक मोर देन 5 or 10 minutes। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कैसी कोई भी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, है ना। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही लिख दो इसमें। लाइक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, है ना। आपस में इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी तरह की जो क्वांटिटी होती है वो होती है डिराइव्ड, है ना। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना, इन टर्म्स ऑफ
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देखो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, डिराइव का एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्वांटिटी आपकी डिराइव्ड होती है। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है सिर्फ 7 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ व्हाट इज द सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो भाई कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना। तो जो सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सिर्फ 7 है ना। तो हम इसका सबसे पहले बात करेंगे सीरियल नंबर, कौन सी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, इस क्वांटिटी की एसआई यूनिट क्या होती है ना। और जो आप पूछ रहे थे इसको हम किस सिंबल से शो करेंगे, इसका नोटेशन क्या होगा। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हम ले लेंगे यहाँ पे मास, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट केजी हो जाएगी, इसके लिए नोटेशन हम एम यूज करते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा लेंथ, है ना, तो लेंथ आपका इसका हो जाएगा मीटर, इसके लिए हम एल यूज करते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा टाइम, है ना, टाइम की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए आपके सेकंड में आ जाएगा ये, और इसके लिए आप यूज करोगे टी। फोर्थ आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का वो सिंबल था ए, या तो इलेक्ट्रिक करंट को हम ए से शो करेंगे या हम कभी कभी इसको आई से शो करते हैं। एम्पियर जब लेते हैं तो ए ले लेते हैं, आई वैसे तो सिंबल है ही। आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, या सबसे पहले इसके पहले आप टेम्परेचर ले लो, है ना। तो जो टेम्परेचर होगा इसकी एसआई यूनिट आपकी केल्विन होती है, और इसको हम शो करते हैं या तो के से या थीटा से। और सिक्स्थ आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेमली गैस में यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मोल होता है, इसको हम एम से शो करेंगे। सेवेंथ वैसे ये यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लो, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, इसको हम सीडी से शो करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी डिराइव्ड होंगी। इन सातों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। बाकी सारी जो क्वांटिटीज होंगी इस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, है ना। लाइक वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जब आप वेलोसिटी लिखोगे तो डिस्टेंस एल हो जाएगा बाय टाइम आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं LT-1। तो जब हम वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज नोन एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो इसकी पावर्स होती हैं, पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन, पावर इज डायमेंशन, है ना। कि इस टर्म्स में जब आपने लिखा है तो इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, और इसकी जैसे 1 पावर है, -1 पावर है, दिस इज नोन एज ए डायमेंशन, है ना। तो अभी आपका पर्पस वही हम कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। लाइक एक्सलेशन अगर लिखें तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा, है ना, कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होगा तो ये आपका LT-2 हो जाएगा, है ना। तो ये जस्ट हमने लास्ट क्लास में इसी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये आपके बेसिक चीजें थी। बाकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो विल गेट टू नो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर हम डायमेंशनल फार्मूला से निकालते ही कहाँ? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते क्यों हैं? यस सर। हाँ, वो अभी इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, है ना, कि इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विल गेट टू नो कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे पर्पसेस हैं इसके। ओके सर, विल गेट टू नो, इसका एप्लीकेशन भी आएगा, है ना। तो ये सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और इस चीज को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये सिंबल मैं यूज कर रहा था, MLT, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सारी चीजें, है ना। तो ये जस्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, राइट। तब मैं पीछे पेज पे आ जाता हूँ जिसको हम कर रहे थे। तो वही मैंने लिखा है फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको आ जाएगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ही तो होता है। तो मास इंटू एक्सलेशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक और एल आ जाएगा,
तो ये जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स या 11th सिलेबस, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, अदरवाइज और भी थे। आज हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 12th सिलेबस। तो पहला मैंने लिखा चार्ज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो करंट के लिए हम यूज कर लेंगे ए, एम्पियर इंटू टी टाइम आगे। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टी। ऐसे आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, है ना। तो जो वोल्टेज होता है, आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में नॉलेज होगी, तो वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। कि वर्क डन बाय चार्ज ही क्या होता है, बेसिकली आपका वोल्टेज होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। बाई चार्ज अभी आपने पढ़ लिया AT होता है। तो जो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 3 और a ऊपर चला जाएगा a माइनस 1। तो आपको ऐसा कोई ये याद नहीं करना है कि ये सारे क्या डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये वाला शुरू वाला, कि चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, तो AT आ गया। वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज होता है, तो वर्क का पता है, चार्ज का पता है, हमने ये निकाल लिया। अब एक बार वोल्टेज अगर आ गया तो हम रेसिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। वोल्टेज बाय करंट ही क्या होता है, बेसिकली आपका रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने लिख लिया, दैट इज द ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 बाय करंट इज a, है ना। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो फंडामेंटल क्वांटिटी a रहेगा, तो a ऊपर चला जाएगा तो a की पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, है ना। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो पहला चार्ज आ गया, दूसरा वोल्टेज आ गया, थर्ड क्या आ गया, बेसिकली आपका रेजिस्टेंस। तो ऐसे और भी क्वांटिटीज हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी जो क्वांटिटीज होंगी ना वो आपकी आती जाएंगी, है ना। कि जो सारी क्वांटिटीज होंगी आती जाएंगी। तो फोर्थ में रेजिस्टेंस जैसे आपने निकाल लिया V बाई I होता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एक हम टर्म डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सिंबल E होता है, E से शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है, mlt माइनस 2 बाई चार्ज अभी आपने बोला AT है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा mlt माइनस 3 इंटू a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसका हो जाएगा, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेटा मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ क्या? सर दे रहे हैं। सर। कई बार आपके नेटवर्क में सही नहीं होता बेटा, इसलिए नहीं सुनाई देता आपको। सर हाँ बताओ। सर आपने जितने भी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाए थे सर, उन सबको याद करना जरूरी है सर, मतलब अभी नहीं याद नहीं, होना। आपको बेसिक रिलेशन अभी आप क्या करोगे ना, अभी आप उसको एक बार रेफर कर लो, धीरे धीरे आपको खुद ही याद हो जाएगी वो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना वो आपको याद होते जाएगा। ओके सर। बस रिलेशन ध्यान रखना है, जैसे आपको ये नहीं याद करना है कि ये कितना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो कभी भी याद नहीं करना आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज होता है। तो वर्क का तो याद ही रहता है, चार्ज का ही पता होता है, तो अपने आप ही आ जाएगा। आपको ओके। मेन जो फोकस करना है इन सब रिलेशंस पे करना है, इससे वो चीज अपने आप आ जाएंगी सारी चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। ऐसी एक क्वांटिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हम फाई से शो करते हैं। फाई इक्वल टू जो होता है, दिस इज फील्ड इनटू एरिया। ए यहाँ पे एरिया है ना। करंट के लिए तो हम आई यूज करते हैं, ए जो है वो एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हम निकाल चुके हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ml t माइनस 3 a माइनस 1, है ना। सब एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। और एरिया जो हो जाएगा वो L स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो जाएगा दैट इज ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, है ना। इसमें a जो है वो एरिया है, वो थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, कई बार आप एम्पियर से कंफ्यूज नहीं हो। तो फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ये सारी फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है, उसको आप पहले लिख लो।
जो भी इंपॉर्टेंट होंगे सारे मैं बता दूंगा आपको मैं। Sir, what is flux? फ्लक्स इज द, देखो वही मैंने बोला ना बेटा, अभी इन सब बारे में आप जान नहीं सकते, ये तो आप 12th में पढ़ोगे। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एन एरिया, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स से थोड़ा सिमिलर होता है किसी प्रॉपर्टीज में? किस चीज से? मैग्नेटिक फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा अभी, इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो कम, तो उसकी सिमिलरिटी हम डायमेंशनल से निकाल लेंगे कि किस टर्म से वो सिमिलर होता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, तो भी आएगा अभी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एन एरिया। वैसे आप नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं, अभी ये तो सब आप पढ़ोगे ही आगे, है ना। तो ये 5th हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज का मैं बता दूंगा, उसी को फिर बार बार हम अप्लाई करेंगे। दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू द 11th, थोड़ा बड़े बड़े फॉर्मूला है, क्योंकि एक और क्वांटिटी आ गई ना इलेक्ट्रिक करंट, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 पे, है ना। 6 इज योर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये F/IL होता है, क्योंकि कहीं पे कहीं आपने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू BIL होता है। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है फोर्स बाय IL हो जाएगा। तो F तो फोर्स है, I एज यूजुअल करंट, L इज द लेंथ। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, F इक्वल टू आप पुट कर दोगे MLT-2। I तो फंडामेंटल क्वांटिटी A होता है एम्पियर, और ये L हो गया, तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उसमें लेंथ नहीं होता है, ये आपका आ जाएगा MT-2A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही आपका आ जाएगा 7th मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको भी हम 5 से शो करते हैं, सिंबल सेम ही होता है, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एरिया से, है ना। इसका भी मतलब वही है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एन एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एन एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा, तो इससे एक L² भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो ML²T-2 इंटू A-1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये सब चीजें आ गई। इसके बाद आ जाएगा एक टर्म जो कि पहले मुझे बताना चाहिए था, दैट इज योर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो जो कैपेसिटेंस को हम C से शो करते हैं, और कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। कि चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो होता है यही क्या होता है बेसिकली आपका कैपेसिटेंस। तो चूंकि वोल्टेज का आप देखो ना, मुझे याद नहीं है ना, मैं बैक पेज पे जाके इसको मुझे देखना पड़ेगा कि वोल्टेज का क्या होता है ना। कि बैक पेज पे जाके मुझे वोल्टेज का देखना पड़ता है कि भाई क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा कि नहीं, मैं बार बार नहीं देखूंगा, है ना, कि Q बाई वोल्टेज, वोल्टेज की वो डेफिनेशन याद करूंगा जो फंडामेंटल है, वर्क बाई चार्ज होता है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं जान के वोल्टेज इक्वल टू, अभी हम जानते हैं वर्क अपॉन चार्ज होता है, इसका फॉर्मूला मुझे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई वोल्टेज हो गया। अब वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं रहता है, आप मुझे याद नहीं तो आपको कैसे याद रहेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो यहाँ से आ गया Q² अपॉन वर्क, Q ऊपर चला जाएगा। आप कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, Q का मतलब 80 हो गया, है ना। और जो वर्क होगा वो तो हम जानते ही हैं, ML² T-2। तो
तो आप ज्यादा ट्रस्ट इन चीजों पे किया करो, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर नहीं, क्योंकि वो तो याद करना बहुत मुश्किल है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से m-1 आ गया है ना, यहाँ से आपका l भी ऊपर चला जाएगा, तो l-2 आ गया, t की पावर 4 आ गई, -2 स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, और एक a तो था ही, a स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? सर तो Here's the इसका dimensional formula. हाँ बताओ। तो इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल क्वांटिटीज हैं, अगर हम उनको याद कर लें तो उनसे हम और सभी को डिराइव कर सभी सकते को निकाल सकते हैं। वो स्पेशल क्वांटिटीज जो है वो ये फंडामेंटल है, वर्क है, चार्ज है ना, ये सब चीजें हैं, है ना? सर वर्क टी का चार्ज, पावर -4 होगा ना? टी की पावर -4 कैसे होगी? यहाँ टी स्क्वायर है, हाँ उससे सर -2 ऐड होगा, डिवीजन रूल में है ना? बेटा 4 हो जाएगा, चेक करो ना, टी स्क्वायर है और यहाँ -2 जाके ऐड होगा तो प्लस हो जाएगा ना ये। सर तो स्पेशल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? स्पेशल क्वांटिटी जो मैंने पिछले पेज पे बताई है ना, कि स्पेशल क्वांटिटीज जो है वो पिछले लेक्चर में आप देख लोगे, वो जो क्वांटिटीज है ना वो ये सारी है। चार्ज हो गया, बस चार्ज ही है इसमें, तो बाकी सारी चीजें हम इससे निकालेंगे। चार्ज है इसमें, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, है ना, फोर्स एंड वर्क इसमें है। बाकी सारी क्वांटिटी जो होती है इसका यूज करके निकाला है मैंने। फोर्स एंड वर्क लिख लो, ज्यादातर फोर्स एंड वर्क ही यूज होती है ना, कि फोर्स एंड वर्क इसमें यूज होगा, इसमें चार्ज यूज होगा, बाकी सारी चीजें इससे ड्राइव होंगी, है ना, सारी चीजें हम उससे क्या करेंगे, उसी से निकालेंगे। ओके सर। ये आपका कैसे, तो ऐसे मैंने कैपेसिटेंस निकाल लिया, चार्ज बाय वोल्टेज। अब मुझे ये नहीं पता था, है ना, तो मैंने वर्क बाय चार्ज कर दिया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का आ गया, है ना, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार जेई में इसके रिगार्डिंग हमेशा पूछते हैं, दैट इज नोन एज ए परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट, है ना, एक कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन इसका होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, इसका भी डायमेंशन होता है। इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, दिस इज सिंबल को हम बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन, ये जो सिंबल होता है दिस इज नोन एज ए एप्सिलॉन, है ना, जैसे अल्फा है वैसे ये सिंबल होता है ना, कि दिस सिंबल इज नोन एज ए एप्सिलॉन, है ना। इसका अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ये चीज कहाँ यूज होती है। तो ये चीज यूज होती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फील्ड इनटू एरिया, ये इक्वल होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन के, ये फॉर्मूला होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन होती है। तो हम यहां से इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका हो जाएगा क्यू बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फील्ड का फॉर्मूला तो पता है ना मुझे, कि फील्ड का मेन फॉर्मूला क्या होता है ना, आप मेन जो फोकस करोगे मेन फॉर्मूला के ऊपर, कि जो फील्ड होती क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। ये जानने की मुझे जरूरत नहीं है, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, फील्ड की जगह पे फोर्स अपॉन चार्ज पुट कर दूंगा, तो चार्ज स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पे फोर्स इनटू ए आ गया, है ना। इसमें ए मैंने बताया कि फ्लक्स में ये ए जो होता है वो एरिया होता है। तो एप्सिलॉन, इसका परमिटिविटी कांस्टेंट या एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, चार्ज 80 हो जाएगा बाई फोर्स का हो जाएगा MLT -2, और एरिया का तो L स्क्वायर होता है। तो जैसे मैं एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, ये आपका ये आ जाएगा, m ऊपर चला गया -1, पावर का ध्यान रखना, L यहाँ पे क्यूब होगा लेकिन ऊपर चला जाएगा तो L -3 हो जाएगा, है ना। अब t की पावर यहाँ -2 है, ऊपर चले जाएगी तो t की पावर 4 हो जाएगी, है ना। और a का तो स्क्वायर है ही, a का क्या है बेसिकली आपका यहाँ पे स्क्वायर है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी कांस्टेंट, है ना, कि ये जो फॉर्मूला है किसका है बेसिकली आपका परमिटिविटी कांस्टेंट का है, तो याद ध्यान रखना।
तो एक नया टर्म आ गया एप्सिलॉन। तो आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये रिलेशन थोड़ा सा अगर याद रखना है आपने थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो चार्ज बाई परमिटिविटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब मुझे फील्ड का भी नहीं पता है, मुझे पता है फील्ड फोर्स बाई चार्ज होता है, तो क्यू स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये सर परमिटिव, हाँ बताओ। सर ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद ई ए क्या लिखा है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, अभी तो आपने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। यहाँ से हम देखेंगे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके यूज सर। कर लिया है ना, उसी चीज को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे यूज कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एक रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन परमिटिविटी कांस्टेंट, है ना। और मैंने हमेशा बोला यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो डायमेंशनल एसेस है भर भर के जेई में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मेंस में भी एडवांस में भी, है ना, क्योंकि स्टूडेंट इसको थोड़ा सा लाइट लेके चलते हैं, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन हो देते हैं। और ज़्यादातर 12th पे आते हैं, 11th के सिलेबस पे थोड़े से कम आते हैं। ये सब टर्म बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, अभी आप देखोगे मैं जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। ऐसी एक कांस्टेंट होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज ए परमिएबिलिटी कांस्टेंट। परमिएबिलिटी कांस्टेंट, है ना। जैसे परमिटिविटी कांस्टेंट है वैसे एक परमिएबिलिटी कांस्टेंट होता है। इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो म्यू यूज करते हैं, द सिंबल इज म्यू, है ना। सब ग्रीक सिंबल्स हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा, जैसे एप्सिलॉन है वैसे ये म्यू सिंबल होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि परमिएबिलिटी कांस्टेंट कहाँ पे यूज होता है। तो देयर इज अ रिलेशन, बी एल इक्वल टू होता है म्यू इंटू आई, ये रिलेशन याद रखना है। बी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आई। तो बी तो इसमें एज द सिंबल सजेस्ट दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इसमें क्या होता है बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। एल लेंथ है, आई करंट है ना। आई इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली आपका करंट हो जाएगा। सर ऐसे एल अगर जो मुझे है म्यू का वो सिंबल, म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो बी एल बाई, सर बताओ। सर वो एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। हाँ लेंथ ऑफ लेंथ मतलब वो एक लॉ यूज होता है उसमें, लेंथ हम लेंथ ही है, अभी लेंथ ऑफ कंडक्टर मत बोलना आप उसे, है ना, क्योंकि ओके सर। होता है लेंथ है वो, डायमेंशन के हिसाब से तो लेंथ ही है वो, है ना। तो लेंथ ऑफ द लूप होता है एक्चुअली वो, है ना, लेंथ ऑफ द क्लोज लूप होता है। लेकिन अभी आप इसको लेंथ ही लिख दो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो म्यू इंटू आई के इक्वल होता है। तो म्यू की वैल्यू बी एल बाई आई हो जाएगी, है ना, कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल बाई आई, है ना। अब मुझे फील्ड का भी नहीं याद है, फील्ड का भी तो पढ़ा मैंने लेकिन याद नहीं है मुझे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये मैं जाके देख सकता हूँ पीछे, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला की बजाय मैं ये देख लूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है जो हमने पढ़ा था, अरे ये तो उसी पेज पे थी, पीछे कहाँ जाना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो ये फोर्स बाई आई एल होती है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेसिकली आपकी फोर्स अपॉन आई एल। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। अब लेंथ ये अलग अलग होंगे लेकिन डायमेंशंस को क्वांटिटी की फिजिकल मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगी, इंटू एल बाई आई हो जाएगा। यहाँ से एल कैंसिल हो गया, तो जो परमिबिलिटी कांस्टेंट है ये आपकी एफ बाई मेरे ख्याल से कितना आ गया, आई स्क्वायर आ गया, फोर्स अपॉन आई स्क्वायर आ गया। सही है, चेक करो कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। बी एल इक्वल टू म्यू आई, तो म्यू इक्वल टू बी एल बाई आई हो जाएगा, और बी फोर्स बाई आई एल होता है तो एल एल कैंसिल हो गया, एफ बाई आई स्क्वायर आ गया। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है, आई तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो जो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू आ रहा है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिएबिलिटी कांस्टेंट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट एंड परमिएबिलिटी कांस्टेंट, है ना। कई बार इसकी जगह पे ना म्यू की जगह पे नीचे इस तरह से थोड़ा जीरो भी लगा देते हैं, इसको हम कई बार म्यू नॉट बोल देते हैं जब हम वैक्यूम की बात कर रहे होंगे तो। इस एप्सिलॉन की जगह पे
नीचे एक जीरो लगा देते हैं ऐसे, एप्सिलॉन नॉट। जब हम बात कर रहे होंगे कि वैक्यूम की बात कर रहे हो तो बात एक ही, डायमेंशनली दोनों चीजें सेम होती है कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, म्यू या मी नॉट, डायमेंशनली दोनों के सेम ही होता है, डिफरेंस नहीं है ना। तो ये लिख लो पहले आप थोड़ा सा। सर बट उनकी वैल्यूज डिफरेंस होंगे ना? हाँ वैल्यू डिफरेंट होती है भाई, मीडियम में डिफरेंट होता है, लेकिन डायमेंशंस को तो यूनिट से मतलब है ना, वो तो यस सर। है ना, वैल्यूज डिफरेंट होती है भाई, मीडियम में डिफरेंट होता है और वैक्यूम में डिफरेंट होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट में ml/t-2/a² लिखा है और हाँ हाँ, सर एम एल ये स्क्वायर गलत है। परमेबिलिटी कांस्टेंट में नहीं, ये जो परमेबिलिटी कांस्टेंट में स्क्वायर गलती से लिख दिया मैंने, स्क्वायर नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता, एम एल स्क्वायर एल ही है खाली, t-2 है तो ऊपर गया तो a-2 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देख लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार, कई बार कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक भी हो जाती है, तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि किसी का पावर मैंने हो सकता है बाई मिस्टेक कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। आपको ये रिलेशन आप पता होना चाहिए, मेंस चीजें जो हैं ये रिलेशन है ना, ये अगर आ गया तो आपको आ जाएगा सब चीजें, ये आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू F/IL होता है ना, इस तरह से आपका कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई वोल्टेज होता है ना, तो ये हम थोड़ा सा आते हैं, तो दिस इज नोन एज ए परमिएबिलिटी कांस्टेंट। अब देखो फंडामेंटल वही फोर्स वर्क यही सब चीज यूज हो रहा है, मैकेनिक्स का फोर्स एंड वर्क, और यहाँ चार्ज यूज हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो हम फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। है ना, तो ये 10 मैंने लिखा है, एक और होता है इसमें, मैं यहाँ पे उसको लिख दे रहा हूँ, सो दैट लिस्ट विल बी कंप्लीट हियर ओनली। ये लास्ट है आपका, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फिलहाल जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है वो मैंने बता दिया, बाकी तो जैसे जैसे आता जाएगा हम करते जाएंगे उसे, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 11th में एक आता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑब्लिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये जो चीज होती है ना, सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम एल से शो करते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो एल होता है, एल लेंथ वाला नहीं, है ना, इसके लिए हम एल सिंबल यूज करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, तो ये मास नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम यूज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम एल यूज करेंगे, दोनों का डायमेंशनल सर फॉर्मूला। ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं? हाँ वैसे डेफिनेशन वाइज अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन, है ना, कि फिजिक्स की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, लेकिन डायमेंशनली दोनों सेम है। तो जब हम सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, मैं एल ही लिख लेता हूँ, क्योंकि एल या एम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होता है। तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, बाई करंट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम करंट से डिवाइड करेंगे तो जो चीज आएगी वही होती है सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मुझे नहीं पता है ना, यही यूज कर लेता हूं मैं इसको, अदरवाइज तो फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका है ml² t-2 a-1, और करंट का तो ए लिख लोगे आप इसमें। तो सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा ml², है ना, t-1 a-2, ये आपका गया, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करंट जो होता है वो सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर
हाँ बताओ। सर टी टी माइनस वन नहीं होगा सर, टी माइनस टू ना होगा। हाँ टी, टी और तो कोई है ही नहीं यार, और टी कहाँ पे है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स। यस सर, मैग्नेटिक फ्लक्स का अच्छा, फॉर्मूला मैग्नेटिक तो फ्लक्स में टी माइनस टू है। ओहो, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर टी माइनस टू है तो यहाँ पे टी माइनस टू है। सही है, टी माइनस टू, सही बात है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टी माइनस टू है तो भाई 1 एम्पियर ही तो डिवाइड हुआ, वो ऊपर चला जाएगा। बेटा एनोटेट नहीं करो, मैं कई बार भूल जाता हूँ करना। ये आपका है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, है ना, बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए, है ना, जो मैंने 12th के रिगार्डिंग आपको बताया। चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब मेन चीज़ ये चीज़ पता होना चाहिए। करंट इनटू टाइम, वर्क बाय चार्ज, वी बाय आई, ये सब चीज़ें, ये तो अपने आप आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, परमिटिविटी कांस्टेंट, परमेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट जो है वो आपको आने चाहिए। है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेना, ये वाला, है ना, दैट इज योर ml स्क्वायर t माइनस टू एंड a माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो मैंने बोला ज़्यादातर 12th के ऊपर आता है ना। वो सोचते हैं ना कि मतलब 12th के, जब 12th तक पहुंचोगे बच्चे तो ये चीज़ भूल चुके होंगे, है ना, इसलिए ज़्यादातर वो 12th का देते हैं। और जिन्होंने भी क्लास अटेंड नहीं की है, वही पहली क्लास थी इस चैप्टर की, तो मैसेज कर देना, मैंने नंबर शेयर किया हुआ है आपसे, है ना। तो उस नंबर पे मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, तो एक बार देख लोगे तो सारा आ जाएगा, है ना। वेट फॉर मिनट। ओके, है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये जस्ट मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, तो अब इसके बेसिस पे आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, तो उससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कैसे ये चीज़ें स्किलफुली यूज होती हैं, है ना, कैसे ये चीज़ें जो होती हैं वो स्किलफुली यूज होती हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, उसके पहले मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई एंड ई और बी का रेशियो क्या होगा? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्या रेशियो हो जाएगा ई और बी का? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ सर मैं आंसर बता रहा था, सॉरी। हाँ, बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है, बता सकते हो। 1:12 स्क्वायर। क्या आ रहा है आपका? 1:L स्क्वायर सर। नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। हाँ, शिवांग सही बता रहा है ना। मैसेज भी कर सकते हो आप, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मैं पूछूं ना, वैसे इसको तो आप माइक से भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज कर दिया करो। तो उन्होंने सही बोला है कि ई की वैल्यू आप पुट करोगे, बी की वैल्यू आप पुट करोगे, है ना। तो यहाँ से जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, एल टी माइनस वन, है ना।
LT माइनस 1 आ जाए, है ना। नहीं चार्ज वगैरह नहीं आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ LT माइनस 1 बच जाएगा E और B का रेशियो, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और B मैग्नेटिक फील्ड है ना, और B क्या है बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चेक करके आप देख लो, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ यही बच जाएगा LT माइनस 1, है ना। मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है ना, एक्चुअली में ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट होगी तो डायमेंशनली स्पीड का ही तो डायमेंशन आएगा, है ना। तो LT माइनस 1 आना चाहिए, क्योंकि E और B का रेशियो जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्ट होती है, क्योंकि लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो कनेक्ट होती हैं आपकी स्पीड ऑफ लाइट से। तो E और B का रेशियो जो आएगा वो LT माइनस 1 आ जाएगा, और वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होता है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसका रेशियो किसके इक्वल होता है, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है ना। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी बेसिस पे आते हैं IIT में, है ना। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके इजिली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो आई शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसका आंसर मुझे आप मैसेज करके देना जिसका भी आ जाता है। इफ आई गेट द फ्यू 4 और 5 आंसर देन ओनली आई विल एक्सप्लेन। सर हाँ बताओ। सर जो आप अभी न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं इनको सर हाँ नोट्स में डालना है क्या? हाँ डाल सकते हो, न्यूमेरिकल को नोट्स में डाल दो आप, है ना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स को नोट्स पे डाल दो, है ना, कर सकते हो आपसे, ये आपका जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है वी लर्न थ्रू न्यूमेरिकल ओनली, है ना। बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल से ही सीखते हैं। जो आपकी मॉड्यूल के सॉल्यूशंस वगैरह हैं, जैसे जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाना है, उसको इस नोट्स में मत करना, है ना। एक्स्ट्रा जो भी बुक्स की सॉल्यूशंस हैं, है ना, जो भी आप कर रहे होगे उसको आप किसी दूसरे कॉपी में डालना। क्लास में जो भी चीज़ होती है आप अपने नोटबुक में डालते रहो, है ना। ये आपका जाएगा। तो मैं शेयर करता हूँ। अभी मैं जस्ट आपका जब मैं बताऊंगा तब करना आप इसमें। हाँ ये पहली क्वेश्चन आ गया। सर 44। इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है, ABCD क्या आएगा मैसेज करना है, वॉइस में नहीं बताना है। सर जो अभी आपने पीछे करवाया है उसको देख सकते हैं। हाँ देख लो अभी आप उसे, अभी आपको याद नहीं होगा ना, तो अभी आप देख सकते हो उसे, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। सर भेज दिया आंसर। शशांक योर आंसर इज करेक्ट, शिवांक योर आंसर इज करेक्ट। जिसका आंसर सही होगा आई विल टेल। अगर मैं नाम नहीं बुला रहा हूं मतलब आपका आंसर अभी सही नहीं है। आर्या योर आंसर इज करेक्ट। आयुष मिश्रा योर आंसर इज करेक्ट।
Sabya, Kanwar, your answer is correct. Gaurav, your answer is correct. ओके, मेनी आंसर करेक्ट आई हैव गॉट. जिनके मैंने नाम लिए उन सबके आंसर सही है, और नाम नहीं ले रहा हूं मतलब आपका आंसर अभी नहीं है. शुभम कुमार, योर आंसर इज करेक्ट. थोड़ा टाइम देने पे तो सभी का आ जाएगा. है ना? चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. देखो, आपको बताना है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ क्या होगा. मतलब आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है वो इसका ही तो लिखना है, 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो मैं पहले सिंप्लिसिटी के लिए, बाद में डिवाइड करने में क्या होगा, वही तो होगा कि इसका इस तरह से हाफ पावर हो जाएगी. तो पहले मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सिंपल म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. पावर बाद में कर लेंगे, है ना. तो म्यू नॉट की जगह पे अभी आपने पढ़ा म्यू नॉट क्या होता है ना, कि म्यू नॉट को अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला तो उतना याद रहेगा नहीं, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि म्यू नॉट कहाँ पे यूज होगा. तो आपने पढ़ा कि फील्ड इनटू लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ बाय करंट होती है. और एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे यूज होगा, फील्ड इनटू एरिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू बाई ई, है ना. मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ, मगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो, है ना. तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं कैसे करूँगा. तो ये आपका हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ई इंटू एरिया, है ना. इसमें ए एरिया है. अब मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स बाई आई एल, है ना, इंटू एल बाई आई इंटू क्यू बाई ई. वैसे इतना करने से अच्छा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखें, है ना. अब फील्ड भी मुझे नहीं पता है, तो फील्ड इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोर्स बाई क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटू एरिया आप यहाँ के आगे. अब इन सब चीज़ों के डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं पुट कर देता हूँ. तो फोर्स इनफैक्ट कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, एल भी कैंसिल हो गया. तो ये जो क्वांटिटी इसका प्रोडक्ट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका सिंप्लीफाई होकर आ गया क्यू स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू एरिया. तो क्यू तो 80 होता है, स्क्वायर आ गया, बाई करंट ए होता है ना. और ये जो चीज होती है वो एल स्क्वायर होती है. तो इनफैक्ट आपका ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या बच गया, टी स्क्वायर एल माइनस 2, है ना. ये तो बच गया आपका कि भाई म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट. देखो, मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं. म्यू नॉट कहाँ यूज होता है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ यूज होता है, फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन आई एल. ये सब मैं यूज कर रहा हूँ, फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. एंड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन आई एल होता है. तो ये यूज करके सिंपल सी ये चीज आ गई. अगर ये चीज आ गई फिर तो आपका हो गया. आपको इसी चीज का तो निकालना है. 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा 1/√ऑफ दिस टर्म एल माइनस 2 टी स्क्वायर. तो पावर हाफ हो जाएगी ना, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे. ये हो जाएगा एल माइनस 1 टी 1, ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, एल माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, एल टी माइनस 1 आ गया. मतलब ये जो टर्म है या ये जो टर्म है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1 होता है. बी ऑप्शन सही है. और ये मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये जो चीज होती है ना, ये एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम.
इनफैक्ट इसकी वैल्यूज भी पुट कर दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट वही आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मैं मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही आया 1/√μ0 × ε0, उनको पता होता है कि ये चीज जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो ये सब वो करते ही नहीं है, ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ भी, सीधे बी ऑप्शन कर दो कि अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो जो भी आंसर आएगा LT-1 आएगा। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है ना। तो ये चीज करने की स्टूडेंट को जरूरत ही नहीं है, अगर आप सिंपल से ये फॉर्मूला याद रखो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो 1/√μ0 × ε0 है ना। और इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जब पुट करते हैं तो एग्जैक्ट वो आ भी जाती है ना। तो दिस ε0 is related to the electricity, μ0 is related to the magnetism, and this is related to the light. तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड होते हैं, है ना। तीनों चीजें जो होते हैं आपस में क्या है, लिंक्ड है। दैट वाज द मेन डिस्कवरी ऑफ मैक्सवेल, है ना। कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की ये डिस्कवरी थी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट, ऑल थ्री आर द लिंक्ड, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन का सीधे आंसर आ गया, बी सही होगा, है ना। तो आपको इतना कैश करने की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, सीधे अगर आपको ये पता होगा तो आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर आ चुका है एग्जाम में, ये हम कर सकते हैं ऐसे। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। अच्छा ठीक है, चलो इसको भी कर लो आप। ये आज 12th का ही करते हैं, बाद में फिर 11th के करेंगे। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसका क्या आंसर आएगा, या सभी करते हैं, रुक जाओ। तो जो जिन्होंने नहीं भी अटेंड की होगी वो रिवाइज कर लेंगे, उनको भी आ जाएगा ये सारी चीजें। गौरव सही है आपका आंसर। ओहो, बहुत सारे आ रहे हैं आंसर यार, मैं कैसे बताऊं। हाँ सही है, आयुष कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। शिवांक, योर आंसर इज करेक्ट। बहुत लोगों के पहले भी आ चुके हैं, वो भी सही है। शशांक, योर आंसर इज करेक्ट। विकास कुमार झा, योर आंसर इज करेक्ट। शुभ, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। सौम्या, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, सही है, आपको आता है ये, जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है दे नो दिस थिंग। तो इसका जो आंसर है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन सेम होता है। हाँ मैं भी आंसर बताऊंगा आपको मैं, है ना। इसका जो आंसर है दैट इज योर डी फॉर दिल्ली, स्प्रिंग कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये सरफेस टेंशन जो एक टर्म है ना, ये हम जानते हैं फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, कि फोर्स बाय लेंथ होता है। तो फोर्स बाय लेंथ का मतलब है कि MLT-2/L, तो मतलब ये डायमेंशन MT-2 होगी। वैसे मुझे पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना, दिस इज आल्सो फोर्स बाय लेंथ, तो मतलब इसका डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है। लेकिन बाकी मैं चेक करता हूँ कि बाकी गलत क्यों है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो हम जानते ही हैं, ML-1 T-1 होती है, ये सही नहीं है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। फ्रीक्वेंसी, तो मास इनटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, MLT-1 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये तो T-1 हो जाएगा।
तो ये तो इससे मैच कर नहीं रहा है। इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है। ml स्क्वायर टी सॉरी ml t-2 इनटू टाइम। तो जो इम्पल्स की डायमेंशन होती है वो ml t-1 हो जाएगी। हाँ, तो मतलब बाकी तो मैच नहीं कर रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट भी फोर्स बाय लेंथ ही होता है, तो उसकी भी जो डायमेंशन होगी वो mt-2 होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मोमेंटम और इम्पल्स का सेम होता है कि जो डायमेंशन मोमेंटम की होती है वही किसकी होती है, इम्पल्स की होती है। इसने तो पूछा हुआ है सरफेस टेंशन किसके इक्वल होगा, तो सरफेस टेंशन अगर फोर्स बाय लेंथ है तो ऑप्शन फोर्स बाय लेंथ वाला ही आएगा। तो डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो आप करेंगे ओके, है ना, ये हम कर सकते हैं ऐसे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ सही है, आशीष। हाँ सबका सही है। मैं, आर्या, कुणाल, आयुष, मानवी, सबका सही है आपका आंसर। है ना, सौम्या सही है आपका आंसर। शिवांग सही है। विकास कुमार झा, और आंसर इज करेक्ट। आयशा सही है। शुभ सही है आपका आंसर, है ना, सही है। बहुत लोगों ने सही आंसर बताया, इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। तो जो आंसर बता रहे हैं स्टूडेंट सारे, है ना, शुभम कुमार, शशांक, गौरव, सबके आंसर सही है आपके। जो आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहे हैं दैट इज आंसर बी इज करेक्ट, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। क्योंकि टॉर्क एंड वर्क का तो सेम ही होता है, ये हम जानते हैं। टॉर्क एंड वर्क दोनों का होता है ml स्क्वायर t-2। स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का भी सेम होता है, प्रेशर के इक्वल ml-1 t-2। अभी आपने ये पढ़ लिया कि स्पीड और इसका सेम होता है ना, कि स्पीड और इसका डायमेंशन सेम होता है। अब आप देखो कि इसको अगर अभी सॉल्व करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ स्पीड ही होती है, तो ये भी सेम होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया कि जो कि नहीं हो सकता है, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, है ना। तो मोमेंटम एक्चुअली मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये तो हो जाएगा mlt-1। और जो ये प्लैंक कांस्टेंट है ये एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी होगा वो आपका हो जाएगा ml स्क्वायर t-2 वर्क के इक्वल, फ्रीक्वेंसी t-1 हो जाएगा। तो जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका ये आ जाएगा, ml स्क्वायर t-3 सॉरी t-1 -1 प्लस हो जाएगा जाके से। तो ये दोनों अलग अलग हैं, है। तो मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम नहीं होता है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि दोनों में एल का तो डिफरेंस है, इसमें एल है, इसमें एल स्क्वायर है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन। ये ध्यान रखना कि सिंपल मोमेंटम का नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस होती है ना। तो इसका डायमेंशन सेम होता है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक का, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये हम कर सकते हैं ऐसे।
ओके, ये आपका रहेगा। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। मैंने जेई का वो टैग इसमें से हटा दिया। ओ माय गॉड, बहुत सारे आंसर आ गए यार, है ना। अभी मैं देखता हूँ। वो तो इतना तो देखना ही बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, यही तो हम कर रहे थे। ओहो, मेनी आंसर आई हैव गॉट। आई वेरीफाई करता हूँ मैं से। अब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, किसका सही है गलत है, बस मैं आंसर बता दूंगा। ये इसका आंसर है। ओके, अब एक्चुअली सबका आंसर अलग अलग भी आ रहा है। हाँ, मैं क्या सौम्या, बी ऑप्शन सही है क्या? हाँ, बी सही है मेरे ख्याल से। एक मिनट, वैसे मैं चेक करूंगा इसे क्रॉस।
कि मुझे ऐसा लगता है कि बी इज करेक्ट आंसर, है ना, कि इसमें जो बी है दिस इज करेक्ट आंसर आई थिंक, है ना, बी सही है। एक मिनट वैसे चेक कर लेते हैं। इसने बोला क्वांटिटी कोई ऐसी है तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्स की जगह पे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट अभी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ई ए होता है। मैं एकदम बेसिक से जाता हूँ, एल तो लेंथ ही है, वी वोल्टेज है, वोल्टेज होता है वर्क अपॉन क्यू, एंड टी जो होता है वो चार्ज होता है, टाइम है ना। अब ई भी हम जानते हैं कि ये फोर्स बाई चार्ज होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली आपका फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स अपॉन चार्ज भी पुट कर देते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन क्या होता है बेसिकली आपका चार्ज। तो यहाँ पे आपका आ गया फोर्स अपॉन चार्ज पुट करेंगे तो ये आपका आ गया क्यू स्क्वायर एल डब्ल्यू, है ना, भाई यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे एरिया आ गया, और Q इंटू टी आ गया, ये आ गया सारी चीजें, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से Q की एक पावर तो कैंसिल हो गई, है ना, कि Q की पावर एक क्या हो गई बेसिकली आपकी कैंसिल हो गई। इसके अलावा भी हम और देखते हैं, है ना, मैं चेक करता हूँ, हो सकता है चार्ज या करंट में से कौन सा होगा, आई एम नॉट कन्फर्म, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ से एक की जगह पे आप एल स्क्वायर पुट कर दो, यहाँ से एल की पावर भी कैंसिल हो गई, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है, तो एफ एल इंटू वर्क भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, क्यू बाई टी बच गया ना, क्यू बाई टी तो बच गया, क्यू बाई टी बच गया, मतलब हाँ करेंट, चार्ज इज नॉट करेक्ट, करेंट इज करेक्ट, है ना। तो क्यू बाई टी का मतलब आपका हो जाएगा करंट इज द करेक्ट आंसर, क्यू ए टी होता है और ये टी होता है, टी टी कैंसिल हो गया, ए आ गया, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। चेक करो क्या मैंने सही बता रहा हूँ, क्या मैं सही होगा वैसे, यस सर, करंट इज करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह के जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखो मैंने कहीं भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा क्या, कहीं नहीं लिखा, मैं तो बेसिक वो मेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्यू बाई ई ए एल डब्ल्यू बाई क्यू, तो उससे कई चीजें पहले कैंसिल हो जाती है, तो एकदम सिंपल बच जाता है ना। तो क्यू इक्वल टू ए टी आ गया बाई टी आ गया, ए बच गया, ए स्टैंड फॉर एम्पियर, अगर ये एम्पियर होता है तो चार्ज सही नहीं है, करंट इज करेक्ट आंसर। सर यहाँ से हम डायरेक्ट भी तो बता सकते हैं, हाँ डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्यू बाई नॉट सबकी वैल्यूज पुट कर देते डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते थे आपसे, मतलब मैं ऐसे करता हूँ, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, है ना, आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, ये आपका गया इस तरह से, दिस वी कैन सी। ये सब तो मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह तो जानते ही हो, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं बताते जाता हूँ किसका किसका आंसर सही है। हाँ सबके आंसर सही हैं, प्रिंसी, आशीष, शिवांक, विकास, ऑल यू हैव द करेक्ट आंसर, गौरव, विकास सही है आपके आंसर, सभ्या, सभाया, योर आंसर इज करेक्ट, कुणाल, आयुष सही। हाँ आर्या सही आंसर है आपका, मानवी योर आंसर इज करेक्ट, आपने बहुत पहले किया होगा इसलिए मैंने देखा नहीं होगा। हर्ष योर करेक्ट आंसर, आयुष कुमार सही आंसर है ना, वो स्टार्टिंग में किया होगा तो हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, सही है, इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, आंसर जो है वो डी है, डी फॉर डेली, क्योंकि ये हम जानते हैं कि पोटेंशियल ईएमएफ एंड वोल्टेज तीनों चीजें सेम होती है, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेकिन होता पोटेंशियल ही,
तो ये होता है वर्क बाय चार्ज। हीट एनर्जी एंड वर्क सेम होते हैं, ml स्क्वायर टी माइनस 2। प्रेशर स्ट्रेस यंग्स मॉडल्स भी सेम होता है, ml माइनस 1 टी माइनस 2। ये अलग हो सकता है ना, और इनफैक्ट अलग है ही भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ई इंटू एरिया होता है ना। और डायपोल मोमेंट एकदम अलग चीज है। डायपोल मोमेंट जो होता है दिस इज चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, क्यू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस। मतलब डायपोल, अब जैसे एक टर्म आ गया ना तो हम जान गए अब इसे क्या होता है। स्टार्टिंग में मिस कर गए थे हम, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज आपका हो जाएगा 80 और डिस्टेंस एल हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया 80 इंटू एल। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो डिफरेंट डायमेंशन वाले डी आ गए, है ना। डिफरेंट डायमेंशन वाले क्या हो गए, डी आ गए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना, ये हम कर सकते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज कलेक्टेड। ऐसे इससे भी एक कंसेप्ट आपको मिलेगा अभी। This is inductance, capacitance, resistance. हाँ, Arya, your answer is correct. Ayush Kumar, you are correct. हाँ, गौरव, शशांक, सभाया, कुणाल, शिवांग, सबके आंसर सही है। शशांक सही है आपका आंसर, आयशा सही है, सही आंसर बता रहे हो। आयुष कुमार सही है आपका आंसर, सही है, मोस्टली है स्कॉट। बस इसमें मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना था आपसे। जो ऑप्शन सही बताया आपने कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि आर रेसिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। जो आर एंड सी का प्रोडक्ट होता है एक्चुअली इसकी डायमेंशन टी के इक्वल होती है, टाइम होती है, आप करके देख लेना। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम आ जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बच जाएगा खाली। ऐसे ही जो एल और आर का रेशियो होता है ये भी टाइम होता है।
तो ये ध्यान रखना है आपने कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट टाइम होता है और एल एन आर का रेशियो टाइम होता है ना। इसको आप जब करोगे, क्योंकि ये जो टर्म होते हैं ना, मुझे पता है फिजिक्स में इसको हम नाम देते हैं, दिस आर और सी का जो प्रोडक्ट होता है वी कॉल इट एज ए टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी, ये भी चीज जो होती है दिस इज नोन एज ए टाइम कांस्टेंट। तो इसकी भी टाइम हो जाएगी, तो मतलब ये टर्म टाइम है, तो फिर इस टर्म का डायमेंशन हम इजिली निकाल लेंगे। सी स्क्वायर एल आर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एल आर का आर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, है ना, उस टर्म में लाने के लिए। तो यहां से आपका आ गया आर सी का स्क्वायर, है ना, इंटू एल बाई आर आ गया। तो अभी आपने बोला आर एंड सी का प्रोडक्ट टाइम होगा, फिर टी स्क्वायर हो गया, और एल आर का प्रोडक्ट रेशियो भी टाइम होगा, मतलब डायमेंशन टी क्यूब आना चाहिए। तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ टाइम बच जाएगा टी क्यूब। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, आर सी और एल और आर का रेशियो टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन का पर्पज ही ये बताना था आपको, है ना, हो सकता है ऐसे। है ना, तो ये हमने कर लिया इस तरह से। Okay, last question for the day. मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ आंसर, मुझे इसका पता नहीं, चेक करके बताता हूँ। Now I will verify the answer. आयुष सही है आपका आंसर। हर्ष सही है। सभाया सही है। हाँ नहीं, सभाया इसका आंसर ही सही नहीं है आपका। सर वो पिछले क्वेश्चन का अच्छा, पिछले का था। सौम्या सही है। शशांक सही है आपका आंसर। विकास सही है। शुभम कुमार करेक्ट आंसर।
मानवी, योर आंसर इज करेक्ट। मानवी, पहले भी आपके काफी आंसर सही थे, मैं बोल नहीं पाया आपका नाम। आयुष, सही है आपका आंसर। ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। देन आई विल एक्सप्लेन एंड एंड द क्लास, है ना। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। कुछ नहीं करना है आपने, बस आपको वो डायमेंशंस पता होना चाहिए। देखो n तो एक नंबर है, 2 पाई भी एक ऐसा नंबर वाला कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये चीज तो यहाँ से हट गए, इट हैज नथिंग टू डू विद द डायमेंशन। कोई भी सिंपल प्लेन नंबर है जिसका की कोई यूनिट ही नहीं है, उसका डायमेंशन से क्या मतलब है। हाँ शिवांग, सही आंसर है आपका। तो मतलब बच गया आपका h/QB, ये बच गया। तो प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, अभी आपने पढ़ा कि दिस इज योर एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को मैं ई लिख रहा हूं, डू नॉट कंफ्यूज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी एफ, और बी होता है एफ इंटू आई एल। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाय आई एल ही तो होता है। तो ई एनर्जी है, एनर्जी मीन्स वर्क हो गया। बस आप डायमेंशन पुट कर दो, है ना। यहाँ पे हम किसका पुट कर देंगे, इसलिए आपका डायमेंशन सबकी, विल गेट योर आंसर। एनर्जी आपका हो जाएगा ml² t-2। करंट ए हो गया, ये एल हो गया, है ना। यहाँ पे फोर्स आपकी आ गई mlt-2। चार्ज आपका at हो गया, और फ्रिक्वेंसी t-1 हो गया, है ना। कि फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, इसलिए आपका t-1। तो बाकी चीजें तो कैंसिल ही हो जाएंगी, mm कैंसिल, है ना। और क्या चीज कैंसिल हो रहा है आप देखो, यहां से एक l कैंसिल हो गया। से t-2 भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, t-2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना। और t1 और t-1 भी कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, l² तो बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया, सब चीजें। और l² इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, है ना। मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट, एरिया आ गया, है ना। एरिया इज द करेक्ट आंसर, है ना। प्रिंसी, सही आंसर है आपका, है ना। तो ये आपका आ गया। तो ये थोड़ा सा आज हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े, दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। कि अभी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़े दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। तो यू गो विद योर मॉड्यूल, है ना। अपने मॉड्यूल को निकाल के थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू करो, है ना। और जो अभी आपको रिलेवेंट क्वेश्चन लगते हैं सॉल्व कर लो। वैसे क्वेश्चन सॉल्व के लिए वेट फॉर 1 और 2 क्लास, 1 क्लास वेट करोगे ना तो ज़्यादा आपको आसानी होगी, है ना। तो मॉड्यूल में पेज नंबर 48 पे ये चैप्टर दिया हुआ है, थोड़ा बाद में है ना। पेज नंबर 48 पे चैप्टर दिया हुआ है। तो कीप ऑन स्टडिंग दिस मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल कंप्लीट करो, फिर आगे की बात करेंगे हम, है ना। वैसे तो मेरा लेक्चर ही सफिशिएंट होता है, इसमें सब कुछ होता है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल का सप्लीमेंट तो जरूरी है ना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ये हम पढ़ेंगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलिसिस, कि हमें डायमेंशन पढ़ी क्यों रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, है ना। क्यों हमने इतनी मेहनत करके mlt-1 वगैरह निकाल रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय।